जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, फंडामेंटल एनालिसिस के इस सेक्शन नंबर 4 में लेक्चर नंबर 13 में आपका खुशामदीद। इस हम वीडियो में हम देखेंगे कि पीई रेशो क्या होती है। पीई रेशो की एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। फिर पीई रेशो की कंडीशंस देखेंगे, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड। फिर उसका फार्मूला देखेंगे, ठीक है। फिर उस फार्मूले के ज़रिए हम एग्जाम्पल के लिए ओजीडीसी कंपनी की पीई रेशो को निकालेंगे, ठीक है। और जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा, जिसमें हमने नेट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स, ठीक है, अर्निंग ग्रोथ परसेंटेज निकाली थी। और उसके फिर मार्क्स उसके हमने दिए थे स्लैब बना के ना। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखें, ये परफॉर्मेंस में हमने एक स्लैब बनाया हुआ है। एंड में हम इसको टोटल करेंगे। अर्निंग ग्रोथ के मार्क्स बनाए थे, फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन के, फिर रिटर्न ऑन एसेट्स। तो ये एक जैसे ईपीएस का ये स्लैब है, अगर वो कितने परसेंट में आ रही है तो उस लिहाज से फिर उसको हम ये मार्क्स दे रहे हैं आउट ऑफ 10। तो 10 में से मार्क्स दे रहे हैं हम हर अलग अलग एक इसकी इंस्पेक्शन कर करके हर इसकी रेशो को। तो आज हमने करनी है जी पीई रेशो। तो इधर लिख लेते हैं पीई रेशो, ठीक है। आज हम इसको मार्क्स देंगे। तो चलते हैं जी, पहले समझ लेते हैं कि प्राइस टू अर्निंग्स जो पीई रेशो है इसका मतलब क्या है। तो देखें, इसका ये लिखा हुआ है प्राइस टू अर्निंग्स, यानी पैसे अर्निंग्स के लिए। इसका मतलब है सीधा सीधा प्राइस टू अर्निंग्स यानी पैसे अर्निंग्स के लिए। द पीई रेशो शोज हाउ मच इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे फॉर ईच रुपी, ठीक है। यानी इन्वेस्टर्स 1 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने पैसे का शेयर खरीदने के लिए तैयार है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, अगर पीई रेशो है 10, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा। तो इसका मतलब होगा कि इन्वेस्टर्स कंपनी के 1 रुपये के प्रॉफिट के बदले में, ठीक है, 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए उसका शेयर जो है वो 10 रुपीज़ में ख़रीदने के लिए तैयार है। यानी अगर पी रेशो 10 है तो उसका मतलब है कि 1 रुपया मुनाफा कमाने के लिए वो 10 रुपये का शेयर ख़रीदने के लिए तैयार है। ये है पीई रेशो। ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाई है कि इन्वेस्टर्स कंपनी का 1 रुपया का प्रॉफिट कमाने के बदले में उसके, ठीक है, एक शेयर 10 रुपये का ख़रीदने के लिए आमादा है। ये है पीई रेशो, ठीक है। दी पीई रेशो शोज हाउ मच इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे फॉर ईच रुपी, ठीक हो गया जी। आगे हम इसकी कुछ कंडीशंस देख लेते हैं कि अगर पीई रेशो, ठीक है, 5 या इससे कम हुई तो वो अंडर वैल्यूड होगा, ठीक है। तो इसमें यह है कि ये अगर तो 5 या इससे कम हुई तो स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है। यानी अभी तो ये कम है, लेकिन फ्यूचर में इसकी उम्मीद है कि ये प्राइस इसकी शेयर स्टॉक की ऊपर जाएगी, ठीक है। और अगर 10 से 15 हुई तो वो फेयर वैल्यूड होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये गुड एंड स्टेबल कंपनी है, ठीक है। प्राइस रीजनेबल है, ना ज़्यादा महंगा है ना सस्ता, मिड लेवल का आ गया, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इधर एक चीज़ बताता हूँ। ये अंडर वैल्यूड में जो है ना, आपको मैं एक आगे एक बताऊँगा वैल्यू हंटिंग स्ट्रेटजी में क्या लोग, इट हेल्प्स मेजर वैल्यूएशन, ठीक है। इसमें लोग अंडर वैल्यूड जो है ना वो स्टॉक्स को बाय क्यों करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले ये देख लें कि अगर 5 या 5 से कम हुई तो वो अंडर वैल्यूड है, ठीक है। अभी तो वो अंडर वैल्यूड है यानी कम है। यानी लोग 1 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए 5 रुपये का जो है ना वो शेयर खरीदने के लिए तैयार है, यानी कम पैसे देने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इसकी वजह ये है कि वो लोग ये कहते हैं कि यार ये कंपनी की ना ग्रोथ स्लो जा रही है, इसने कुछ भी नहीं करना आगे, मैनेजमेंट वीक है, कर्जे चढ़े हुए हैं,
ठीक है, ये एवं कोई इतनी कोई मज़ेदार कंपनी नहीं है। तो एक माइंडसेट लोगों का ये है कि वो कह रहे हैं कि यार इसकी ग्रोथ नहीं होनी, ठीक है, मैनेजमेंट वीक है, कर्जे चढ़े हुए हैं, कुछ भी नहीं इसने करना, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो बहुत कम का पैसे देने के लिए तैयार हैं शेयर्स, एक एक शेयर खरीदने के लिए। जैसे हमने ये पीछे पढ़ा था कि 1 रुपये का प्रॉफिट के बदले में वो 10 रुपीज़ में ख़रीदने को तैयार हैं। तो अंडर वैल्यूड में जब पीई कम है, 5 है, तो वो इतना ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है, ठीक है। वो फ्यूचर को नहीं मान रहे कि ये कुछ करेगी कंपनी, ठीक है। लेकिन फेयर वैल्यूड में ये है कि वो बैलेंस्ड है, इसमें हर तरह का इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट लेवल ठीक है। वो कह रहा है कि इसे ना ज़्यादा महंगा, जितनी होनी चाहिए थी उतनी। तो अगर तो पी 20 या 30 से ज़्यादा हुई तो वो ओवर वैल्यूड होगा, यानी एक्सपेंसिव स्टॉक कहलाया जाएगा, ठीक है। तो मार्केट कहती है कि यार ये इतने काबिल जो है वो एक मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना, वो उस पर ट्रस्ट किया जा रहा है कि ये कंपनी आगे जाके बहुत कुछ करेगी। इसलिए तो देखें वो 20 to 30+ यानी बहुत ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार है 1 रुपये के बदले में। तो ये लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है, ये मैंने लिखा हुआ रिस्क भी ज़्यादा हो, इसलिए कि अगर खुदा न खासा एक्सपेक्टेशन गलत हुई, ठीक है, तो वो फिर आपको लॉस होगा। इसलिए वो ओवर वैल्यूड है कि लोग बहुत ज़्यादा उसको देने के लिए तैयार हैं, हद से ज़्यादा उस पर भरोसा कर लिए। तो कई लोग जो है ना वो अंडर वैल्यूड ढूंढते हैं कि यार एक तरह के तो लोग कह रहे हैं कि इस कंपनी ने कुछ नहीं करना, मैनेजमेंट इसमें वीक है, यार ये फारग है, कर्जे चढ़े हुए हैं, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो वो बहुत कम पैसे देगा, 5 लिखा हुआ, तो वो बहुत कम पैसे देने के लिए तैयार है। तो इस तरह की जो है ना लोग जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढते हैं उसको कहते हैं वैल्यू हंटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। इसमें लोग जो हैं वो अंडर वैल्यूड को ढूंढते हैं कि यार हम अभी तो ये कुछ लोग कह रहे हैं कि इसने कुछ नहीं करना, ये फारग है, ये हमें कर्जे चढ़े हैं, ठीक है, डाउन ट्रेंड। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स वो ये हिसाब लगा लेते हैं, ठीक है, कि यार ये जो अगर डाउन ट्रेंड है या इस पे है ये कर्जे हैं, या तो ये इस तरह की चीज़ें इस कंपनी के लिए टेम्परेरी हैं, ठीक है। ये कंपनी ने बड़ी ग्रोथ करनी है, ठीक है, ये फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, तो ये वक्ती है, ठीक है। तो वो उस अंडर वैल्यूड की सिचुएशन में वो बाइंग करते हैं, और फ्यूचर में जब वो कंपनी ग्रो कर जाती है तो वो फिर इस तरह वो प्रॉफिट गेन कर लेते हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटजी वो बनाते हैं, इसको कहते हैं वैल्यू हंटिंग स्ट्रेटजी, अंडर वैल्यूड स्टॉक ढूंढते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या है, ठीक है। तो फार्मूला इसका जी हम OGTC की फिर पी रेशो भी निकालेंगे उससे। तो पी रेशो का फार्मूला है कि जी मार्केट प्राइस पर शेयर, जो इस टाइम शेयर की मार्केट प्राइस जो है उसको हमने उसकी अर्निंग पर शेयर पे डिवाइड करना है। जो इस टाइम करंट मार्केट प्राइस चल रही है ना, उसको हम उसकी EPS पे डिवाइड करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि 2025 में ये फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2025 को ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में से आपने ये EPS देख लेनी है, ठीक है, 2025 की। तो 39.50 आपने यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। और इसको हमने ऊपर लिखना है इसकी जो करंट शेयर प्राइस, ठीक है। तो मैं इसके लिए वेबसाइट पर जाकर देख लेता हूँ। ये मैंने OGTC की प्राइस देखी तो 271.99, ठीक है। ये आ गई मार्केट की प्राइस, ठीक है जी। और ये नीचे उसके आ गई अर्निंग पर शेयर। अब मार्केट प्राइस को अर्निंग पर शेयर पे डिवाइड करेंगे तो हमारी
PE रेशो कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसका फार्मूला मैं लगा लेता हूँ, इज इक्वल टू मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। एंटर किया तो 6.89 इसकी PE रेशो निकले। अब 6.89 को हम स्लैब में चेक करते हैं कि ये किधर आ रही है। तो ये आ रही है सेकंड नंबर पे इसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब है ये अंडर वैल्यूड है, गुड एंट्री जोन है। यानी अभी कुछ एक माइंडसेट के लोग कह रहे हैं कि OGDC ने आगे जाके कुछ भी नहीं करना, ठीक है, इसकी ग्रोथ स्लो है या इस प्रकार डाउन ट्रेंड है। लेकिन कुछ माइंडसेट के लोग, स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने ये प्लान किया कि नहीं जी मैंने इसको ख़रीदना है, इसने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो आगे जाके मैं इसको ख़रीदूँगा, अगले 4-5 साल तक के लिए होल्ड रखूँगा या मैक्सिमम 1 ईयर तो रखूँगा। तो इस तरह वो जो है वो इसको बाइंग का प्लान करते हैं। जैसे मैंने बताया था, हंटिंग करके अंडर वैल्यू स्टॉक को ढूंढा उन्होंने। तो अगर ये कुछ ज़्यादा पी निकलती, यानी ज़्यादा पैसे देने के लिए लोग तैयार हैं, तो फिर ये मतलब कि इसका स्कोर भी बढ़ता जाना था। लेकिन ये देखें कि अगर अबव 30 हो जाता तो वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो ओवर वैल्यूड हो जाना था, ठीक है। तो इसमें हमें वेटिंग करनी चाहिए करेक्शन के लिए, ठीक है, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ट्रस्ट करना वो फिर रिस्की होता है, वो नुकसान का भी खतरा। तो जी इसके 2 मार्क्स इसको मिले हैं, ठीक है जी। तो हम मेन परफॉर्मेंस वाले टैब में जाते हैं और यहाँ पर इसको 2 मार्क्स इसको दे देते हैं। तो हमारी OGDC की जो है वो अब तक 5 इंस्पेक्शंस हो गई हैं। तो नेक्स्ट इंस्पेक्शन में हम दोबारा मिलेंगे, ठीक है, एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।